हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे द मेन फीचर ऑफ द कैरोलाइन एज। यस्टरडे आई आल्सो टोल्ड यू द मेन फीचर एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैरोलाइन एज। टुडे वी विल डिस्कस कि हु आर द मेजर पोइट्स ऑफ कैरोलाइन एज, कि कैरोलाइन एज के प्रमुख कवि कौन हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कैरोलाइन एज एट दैट टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द मेटाफिजिकल पोइट्री. What is the metaphysical poetry? Metaphysical is such kind of a poetry that poetry touches the feeling of the fundamental experience, fundamental questions as well as human experience. Okay, metaphysical poetry also includes spiritualism, philosophic and secrecy. It also tells about कि what is the difference between the life and death. It also analyzes the life and death. It also exposes the privacy, the secrecy of the life. It also describes love, beautiness and it also discovers truth. यानी मेटाफिजिकल जो पोइट्री है वो कविता है, यानी मेटाफिजिकल को जिसको हम तत्व मीमांसा कह सकते हैं, कि एक ऐसी कविता होती है जो जीवन के मूलभूत प्रश्न और मानव अनुभव के विचारों को ये छूती है। मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर आध्यात्मिकता की बात आती है, दार्शनिक की बात आती है और जीवन के जो रहस्य हैं उनकी बात आती है। उन बातों को मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर शामिल किया जाता है। और इसके अंदर जो प्राकृतिक, अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो इट टचेज द सेंसुअसनेस ऑफ द नेचुरल थिंग एंड ब्यूटी, यानी जो एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमें संवेदनशीलता के प्रति ये हमें बताती है कि यानी प्राकृतिक संवेदनशीलता की ओर ले जाती है। ये मृत्यु और जीवन के बीच में अन्वेषण करती है। ये जीवन के जो जटिल जो रास्ते हैं उनके बारे में बताती है। हमारा जो जीवन है वो प्यार से भरा हुआ है, वो सौंदर्य से भरा हुआ है और प्लस उसके साथ ही साथ ये जो जीवन के जो रहस्य हैं उन रहस्यों को बताती है। तो हम बात करेंगे कुछ मेजर जो पोइट्स है मेटाफिजिकल के। अगर मेटाफिजिकल पोइट्स की हम बात करें तो देर आर मैनी पोइट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट, इन विच नंबर 1 जॉन डन, देन नंबर 2 हर्बर्ट स्पेंसर, आफ्टर दैट हेनरी वोगम एंड देन एंड्रू मॉर्वल। इसमें ये जो नाम आते हैं प्रमुख है, जो देखिए मेजर राइटर्स ऑफ द पीरियड एंड देयर मेजर वर्क्स, इस काल के प्रमुख कवि और उनकी जो रचनाएं हैं। जॉन डन इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री। जॉन डन को मेटाफिजिकल पोइट्री का एक प्रकार से फादर कहा जाता है। एंड इन BA पार्ट फर्स्ट, इन फर्स्ट सेमेस्टर इन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी सिलेबस, देर वॉज आल्सो ए पोइट्री विच नेम इज गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। Go and catch a falling star. That poetry is particularly written by John Donne. वो जॉन डन के द्वारा जो लिखी गई, इन विच पोइट्री द पोइट जॉन डन हैज़ यूज्ड हाइपरबोल। उसके अंदर उसने हाइपरबोल का यानी अतिशयोक्ति का बखूबी यूज़ किया। वो उसमें कहता है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार टू गेट द प्लांट मैंड्रेक रूट हु क्लैप्ड द डेविल फिट to tell where are our past days, or if you visit any place for 10,000 days and night, कि 10,000 रात और दिन तक आप यात्रा करें तो निश्चित तौर पे 10,000 रात और दिन तक यात्रा नहीं की जा सकती। तो उसने 10,000 डेज एंड नाइट का जिक्र किया है कि 10,000 रात और दिन आप यात्रा करके लौटते। व्हेन यू रिटर्न एट द टाइम योर हेयर विल बिकम लाइक दैट स्नो, कि आपके जो बाल है वो एक प्रकार से बर्फ के समान सफ़ेद हो जाएंगे। तो 10,000 रात और दिन तक यात्रा नहीं की जा सकती, इसलिए इसमें हाइपरबोलिक वो इस पोइट्री के अंदर यूज़ करता है। जॉन डन एंड हर्बर्ट कंटिन्यूड। जॉन डन ने, और क्योंकि जॉन डन और जो हर्बर्ट हैं वो मेटाफिजिकल पोइट्री के मेजर पोइट हैं, कंटिन्यूड उन्होंने जारी रखा राइटिंग, लिखना, अपनी लेखनी का काम। देयर मेटाफिजिकल पोइट्री यानी अपनी जो तत्व मीमांसा की जो कविता थी उनको उसने लिखना जारी रखा। यहाँ देखिए देर शब्द का इस्तेमाल आ रहा है, यहाँ एक ग्रामेटिकल चीज़ है। देखिए यहाँ
जॉन डन एंड हर्बर्ट, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आ गए हैं। अगर ओनली यहाँ होता कि जॉन डन कंटिन्यूड राइटिंग, तो जॉन डन के लिए यहाँ पे ही जाता। यहाँ अब जॉन डन एंड हर्बर्ट आ गया तो यहाँ प्लूरल आ गया, और प्लूरल के लिए यहाँ पर देर शब्द का इस्तेमाल है। ये देर अलग है, THERE, ये एडवर्ब है, और ये जो देर है ये आपका प्रोनाउन है। जैसे कम हेयर गो देयर, यहाँ ये वहाँ जाइए, तो वहाँ THERE, ये THEIR देर का मतलब अपनी। उन्होंने अपनी कविता को लिखना जारी रखा, मेटाफिजिकल पोइट्री। हेनरी वोगन, दैट टाइमिंग ऑफ हेनरी वोगन वॉज 1621 to 1695, यानी 1621 से लेके 1695 तक की उसकी जो टाइमिंग थी। ही वॉज बोर्न ऑन 1621 एंड ही वॉज डाइड 1695. And Andrew Marvell, and he was also born in 1621 and he was also died 1678, also wrote metaphysical poetry, जिन्होंने metaphysical poetry को लिखा। डेफिनेशन अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपका सेक्शन ए आता है, और उस सेक्शन ए के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि डिफाइन मेटाफिजिकल पोइट्री, कि मेटाफिजिकल पोइट्री को डिफाइन कीजिए, कि व्हाट इज़ मेटाफिजिकल पोइट्री, कि व्हाट मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जीवन के जो मूलभूत जो प्रश्न होते हैं और मानव अनुभव के जो विचार होते हैं उनसे ये जुड़ी हुई कविता होती है। और इट आल्सो इंक्लूड स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफिक एंड सीक्रेसी ऑफ लाइफ। इट आल्सो प्रेजेंट्स द सेंसनेस ब्यूटी ऑफ नेचुरल थिंग, कि प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति जो संवेदनशीलता होती है हमारी, उनको बताती है। इट आल्सो टेल्स द सीक्रेसी बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच में ये एक प्रकार का एनालिसिस करती है। इट आल्सो ट्राई टू सोल्व द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ, ये जीवन की जटिलताओं को हल करती है। एज वेल एज इट आल्सो टेल्स अबाउट द लव, अफेक्शनेट, ब्यूटीनेस, एज वेल एज द पाथ ऑफ वे, यानी जीवन का तरीका। दैट मीन्स वी कैन सी द सीक्रेसी, जो जीवन के जो रास्ते होते हैं उन रास्तों को ये डिस्कवर करती है। अब इनमें जो नाम आता है वो जॉन मिल्टन का भी नाम आता है। जॉन मिल्टन का नाम दूसरी तरफ एलिजाबेथनेज में भी आता है, क्योंकि जॉन मिल्टन वॉज द कंटेम्प्रेरी पोइट ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये विलियम शेक्सपियर का कंटेम्प्रेरी पोइट था। ही आल्सो रोट ए ग्रेट एपिक in English literature, or that is known up to now the best epic which is known as Paradise Lost, जो Paradise Lost के नाम से जाना जाता है, यानी स्वर्ग को खोना, कि व्यक्ति कैसे स्वर्ग को, कई साल पहले व्यक्ति ने कैसे स्वर्ग खो दिया। और इन द प्रेजेंट लाइफ आफ्टर द डेथ ए पर्सन हु वांट्स टू गेट पैराडाइज, हु वांट्स टू गेट हेवन, कि एक व्यक्ति आज के दौर में, कलयुग में, कि वो मरने के बाद स्वर्ग की ओर जाना चाहता है। तो वहाँ जब हमारी सृष्टि की व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड एट दैट टाइम, एडम एंड ईव, जो हमारे सृष्टि के माता और पिता थे एडम और ईव, वो किस प्रकार से भगवान के पास आराम से स्वर्ग में रह रहे थे, उसका यहाँ जॉन मिल्टन ने जिक्र किया कि वो बहुत ही सुंदर तरीके से रह रहे थे, और कैसे वो सैटर्न के प्रभाव में आए, और सैटर्न के प्रभाव में आने से कैसे उन्होंने एक पेड़ का, भगवान ने उनको बोला, एडम और ईव से कहा कि दैट इज़ ए फॉरबिडन ट्री एंड यू मस्ट नॉट ईट द फॉरबिडन फ्रूट, कि आपको इसका फल नहीं खाना चाहिए। दे डिसऑबेड द गॉड, उन्होंने भगवान की अवज्ञा की, और उस जिस फल को मना किया उस फल को उन्होंने खा लिया। आफ्टर दैट दे वर डायरेक्टली थ्रोन इनटू द हेवन, इनटू हेल, और उनको उसके बाद उसको हेल में फेंक दिया, यानी नरक में फेंक दिया गया। तो जॉन मिल्टन एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट था, एलिजाबेथनेज का भी पॉइंट था। उसके साथ ही साथ द टाइमिंग ऑफ जॉन मिल्टन 1608 to 1674, ये उसकी टाइमिंग थी। और क्योंकि थोड़ा सा ये मेटाफिजिकल के प्रभाव में भी रहा, इसकी जो रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कॉमोस, इट वाज रिटन 1634, एंड आफ्टर दैट ही आल्सो रोट लाइसिडास, that was also a great epic. It was also written 1637. Of education, कि what is the meaning of education, it was also a metaphysical poetry. And then he also wrote a Areopagitica.
एरियोपैगेटिका, दैट वाज रिटन 1644। तो दैट वाज द मेजर पॉइंट ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री। ये मेटाफिजिकल पोइट्री के मेजर पॉइंट है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हु आर मेंशन द 5 पॉइंट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री के 5 कवियों के नाम बताइए। नंबर 1 जॉन डन, नंबर 2 हर्बर्ट स्पेंसर, नंबर 3 हेनरी वोगम, नंबर 4 एंड्रयू मार्वल, नंबर 5 जॉन मिल्टन। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हु आर द मेजर पॉइंट ऑफ द कैरोलाइन एज, कि कैरोलाइन एज के प्रमुख कवि कौन थे। तो द मेजर पॉइंट ऑफ द कैरोलाइन एज, नंबर 1 जॉन डन, नंबर 1 जॉन डन, नंबर 2 हर्बर्ट स्पेंसर, नंबर 3 एंड्रयू वार्मल, नंबर 4 there is also a poet whose name is Andrew Marvell and Henry Wogum, and number 5 जॉन मिल्टन। ओके, अब बताया जा रहा है कि मैन लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज, कि इस युग की मुख्य साहित्यिक विशेषताएं क्या थी। कौन से एज की बात कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एज ऑफ कैरोलाइन टू कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ तो आगे आएगा, जो राष्ट्रमंडल, जो ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में जो इंटर स्टेट थे, जो अंतरराज्य थे, जो लगभग आपस में मिल गए, और मिलने के बाद लगभग 1649 को जो चार्ल्स फर्स्ट था, ही वाज बी हेडेड, उसका सर कलम कर दिया गया। और उसके बाद में 1649 से लेकर 1660 तक ओलिवर क्रॉमवेल बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड का राजा बना। तो वो तो कॉमनवेल्थ का वो आगे का पार्ट है। अभी हम पार्ट जो पढ़ रहे हैं, वो जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो 1625 से लेकर 1649 तक का जो कैरोलाइन एज है। यानी कैरोलाइन एज में जो साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार का लिटरेचर था, कैरोलाइन एज का साहित्य पे क्या असर हुआ, उसमें कौन से इन्वेंशन हुए, कौन सी चीज़ें अपीयर हुई, कौन सी चीज़ें डिसअपीयर हुई। जैसे कल हमने एक वर्ड पढ़ा था कैवेलियर, और जो राउंड हेड जो वर्ड थे, तो उनका भी असर रहा था। नंबर 1 फीचर, ड्रामा डेक्लाइन सिग्निफिकेंटली। ड्रामा ने अपना जो महत्व था वो खो दिया। सिग्निफिकेंटली, या सिग्निफिकेंटली का मतलब इंपॉर्टेंस। अब जो ड्रामा था, जो नाटक लिखे गए, all these drama they were not the most important, they were not so much influenced on the people, mostly reader, if the reader they are interested to study the drama, in drama there was not any kind of interesting matter, उनमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्टिंग मैटर नहीं था। ड्रामा ने धीरे धीरे ड्रामा का पतन हो गया, ड्रामा का कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि अब जो ड्रामा की जगह जो लिखे गए वो एपिक्स लिखे गए, वो महाकाव्य लिखे गए, पोइट्रीज लिखी गई, सैटायर्स लिखे गए, आयरनीज लिखी गई, व्यंग्य लिखे गए, सरकास्म लिखे गए। नंबर 2, लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स, जो साहित्य वो रिफ्लेक्ट्स करता है। रिफ्लेक्ट्स करने का मतलब है प्रतिबिंबित करता है, बताता है। साहित्य बताता है। द रिवाइवल, एक प्रकार का पुनरुद्धार हुआ, एक रिनोनेस हुआ, यानी एक प्रकार का न्यूनेस हुआ, एक प्रकार का नवीनीकरण हुआ। किसका नवीनीकरण हुआ? ऑफ मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, यानी लोगों के बीच में नैतिक और जो बौद्धिक थी वो जागृति आई। अवेकनिंग, जागृति। देखिए कैरोलाइन एज में जो हुआ, वो जो साहित्य था, वो साहित्य क्या प्रकट करता है, साहित्य क्या बिंबित करता है? साहित्य नैतिक और जो बौद्धिक जो जागृति है, नैतिक और बौद्धिक जागृति को वो एक प्रकार से उनका पुनरुद्धार करता है, उनको एक प्रकार से प्रतिबिंबित करता है। यानी लोगों के बीच में, या लोगों के अंदर कहें, पाठकों में कहें, पीपुल में कहें, जिन लोगों ने ड्रामा को पढ़ा, जिन लोगों ने पोइट्रीज को पढ़ी, जिन लोगों ने मेटाफिजिकल पोइट्री को पढ़ा, उन लोगों में मॉरल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग आई। मॉरल, नैतिकता, क्योंकि हम मेटाफिजिकल पोइट्री की बात कर रहे हैं, और जहां मेटाफिजिकल पोइट्री होती है वेयर मॉरलिटी एंड इंटेलेक्चुअल मॉरलिज्म एंड इंटेलेक्चुअलिज्म आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ वो बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। यानी लोगों के अंदर नैतिकता और बौद्धिक जागृति का विकास हुआ। नंबर 3, एलिजाबेथन इंथुजियाज्म, यानी जो एलिजाबेथन काल में जो एक लोगों में जो इंथुजियाज्म था, इंथुजियाज्म मीन्स जील, ZEAL, इंथुजियाज्म मीन्स जेस्ट, ZEST। लोगों में जो एक उमंग थी, लोगों में एक जो जोश था, जो लोगों में एक जो उत्साह था, जो क्यूरियोसिटी थी, जो
एक प्रकार की एनर्जी थी, जील था, जस्ट था, इंथुजियाज्म था, वो किस प्रकार का रहा? एलिजाबेथन इंथुजियाज्म एंड नेशनल स्पिरिट। और एलिजाबेथन युग के अंदर लोगों में जो उत्साह और जो राष्ट्रीय भावना थी वो एक प्रकार से डिसअपियर हो गई। डिसअपियर, गायब, फिनिश। यानी एलिजाबेथन एज के अंदर एक राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ था। क्वीन एलिजाबेथन ने लोगों के बीच में, जब क्वीन एलिजाबेथन बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ 1558 टू 1603, जब वो 1558 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड की महारानी रही, तो उसने लोगों के अंदर इस प्रकार की क्रांति भर दी, लोगों में एक प्रकार का जोश भर दिया, लोगों में एक प्रकार की उमंग पैदा कर दी, एक इस प्रकार का एंथुजियाज्म पैदा किया, नेशनल स्पिरिट का, राष्ट्रीय भावना का। क्योंकि ये दैट इज आल्सो द मेजर फीचर ऑफ द एलिजाबेथन एज। ये एलिजाबेथन एज की महत्वपूर्ण विशेषता है। और महत्वपूर्ण विशेषता क्या आती है कि राष्ट्रीय भावना का विकास। और जब किसी देश में राष्ट्रीय भावना का विकास होता है तो निश्चित तौर पर वहां लोगों के अंदर एक जील होता है, एक जस्ट होता है, एक उमंग होती है, एक इंथुजियाज्म होता है। नंबर 4, द लिटरेरी सिनेरियो। द लिटरेरी सिनेरियो, साहित्यिक परिदृश्य, एक क्राइटेरिया। और जो साहित्यिक जो परिदृश्य इज आवर शेडोड, यानी उसका एक प्रकार का जो साया था, साहित्यिक परिदृश्य का जो साया था, बाय ग्लूम एंड पेसिमिज्म, यानी निराशा और निराशा। यानी जो लिटरेरी जो सिनेरियो था, लिटरेरी सिनेरियो वाज फुल ऑफ द ग्लूमी, लिटरेरी सिनेरियो वाज फुल ऑफ द ग्लूमी, full of the, I can say, the melancholy. Literary scenario was full of the sadness. There was not any kind of hopeness among the people that they are interested according to the literary scenario. Literary scenario का लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई उत्साह, कोई उमंग, कोई जोश नहीं रहा। लोगों में एक प्रकार की साहित्यिक अगर परिदृश्य की बात करें तो लोगों में एक प्रकार की ग्लूम, ग्लूम का मतलब मेलैंकली, ग्लूम का मतलब सैडनेस, उदासीनता, निराशा, और पेसिमिज्म, पेसिमिज्म का मतलब निराशावादी। यानी लोगों की एक सोच ऐसी हो गई कि उन्होंने दे डिडंट ट्राई टू थिंक, या पेसिमिज्म शब्द लिखा है, एक होता ऑप्टिमिज्म। दे डिडंट ट्राई टू थिंक ऑप्टिमिज्म, उन्होंने आशावादी की तरफ सोचा ही नहीं। दे ओनली थॉट अबाउट द पेसिमिज्म एंड ओनली अबाउट थॉट मेलैंकली, ग्लूमी एंड सैडनेस। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उदासीनता के बारे में ही सोचा। नेक्स्ट, क्रिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, आलोचनात्मक और बौद्धिक जो भावना थी वो रिप्लेस स्थान लिया। आलोचनात्मक और बौद्धिक जो भावना थी उसने आलोचनात्मक और बौद्धिक भावना स्थान लेती है। द नेचुरल आउटप्योरिंग, द नेचुरल स्वाभाविक, नेचुरल स्पॉन्टेनियस, नेचुरल सहज, आउटप्योरिंग अभिव्यक्ति, और लोगों के हृदय की जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। देखिए वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि पोइट्री क्या है। वर्ड्सवर्थ डिफाइन द पोइट्री, वर्ड्सवर्थ पोइट्री को डिफाइन करता है। वर्ड्सवर्थ सेज कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। व्यक्ति की जो शक्तिशाली जो भावनाएं होती है, और वो शक्तिशाली भावनाएं जब बाहर आती है, ए पर्सन हु इज अनेबल टू कंट्रोल हिज नेचुरल एक्सप्रेशन, ए पर्सन हु इज अनेबल टू कंट्रोल हिज स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन, एक व्यक्ति अपनी सहज भावनाओं पे जब कंट्रोल नहीं कर पाता, व्हेन दे आर अटर्ड, व्हेन दे आर कन्वेड, व्हेन दे आर नरेटेड, व्हेन दे आर डिस्क्राइब्ड, इट इज कॉल्ड पोइट्री, उसे कविता कहते हैं। और वर्ड्सवर्थ आल्सो टोल्ड द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री मस्ट बी वेरी वेरी इजी, कि कविता की भाषा बहुत ही आसान होनी चाहिए। इट शुड बी द रीचेबल टू द रीडर, ये पाठक की पहुंच तक होनी चाहिए। तो यहाँ ये बता रहा है कि आलोचनात्मक और जो बौद्धिक जो भावना थी, यानी हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति ने किसका स्थान लिया? हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्ति ने आलोचनात्मक का और बौद्धिक जो भावना थी उसका स्थान लिया। रिनेसांस इन्फ्लुएंस कंटिन्यू, रिनेसां का जो प्रभाव था वो जारी भी रहा, पुनर्जागरण का जो प्रभाव था वो जारी भी रहा। डिस्कवरी भी एक साइड में हो रही थी, एक साइड में इन्वेंशन भी हो रहे थे, एक साइड में प्रिंटिंग भी हो रही थी। जो काम हाथों से मजदूरों से करवाया जा रहा था, टाइम सेविंग भी हो रही थी, मनी सेविंग भी हो रही थी, समय की भी बचत थी। ये मतलब पैसे की भी बचत थी, समय की भी बचत थी। ये देन किसकी थी? ये रिनेसां की देन थी। रिनेसां मीन्स पुनर्जागरण, यानी पुनर्जागरण का प्रभाव जारी रहा। 3 टाइप्स ऑफ पोइट्री, 3 प्रकार की कविताएं लिखी गई। कौन से काल में? कैरोलाइन एज में। प्यूरिटन पोइट्री, जो प्यूरिटन एज था, प्यूरिटन पोइट्री को लिखा गया। मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी गई और कैवेलियर पोइट्री लिखी गई।
कैवेलियर को हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की घुड़सवार कविता कह सकते हैं। और कैवेलियर पोइट समटाइम अपीयर समटाइम डिसअपियर, घुड़सवार कवि थे, वो कभी मतलब नज़र आते थे, कभी नज़र नहीं आते थे। हम कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि आया राम और गया राम, यानी वो कभी वो आगे कभी वो नहीं है, कभी उन्होंने अपने विचारों को रखा और कभी नहीं रखा, यानी वो लोगों के बीच में इतने ज़्यादा टिक नहीं पाए। जैसे क्रिकेट की पिच के ऊपर एक प्लेयर जब सचिन खड़ा होता तो लोगों के अंदर एक ये विश्वास होता कि ये टिक के खेलेगा, ये निश्चित तौर पर एक काफ़ी लंबी एक इनिंग खेल के जाएगा, ये लोगों में विश्वास होता था। और पुराने टाइम में लगभग 1999-2000 के आसपास जब सचिन आउट होता तो लगभग ये देखा जाता कि अब तो आया राम और गया राम होगा, यानी उसके आउट होने के बाद में। और कई बार ऑकेजनली ऐसा होता और वास्तव में लगता भी था कि अब यानी मुश्किल से कोई प्लेयर है वो 10 रन बना के चला जाता, यानी परमानेंट तौर पे एक लंबी पारी खेल के नहीं जाता। तो इसी प्रकार जो कैवेलियर पोइट्री थी, कैवेलियर पोइट्री समझ रहे हो, कैवेलियर यानी कैरोलाइन एज में दो ग्रुप थे, कैवेलियर और राउंड हेड। कैवेलियर वो थे कि दे सपोर्टेड द किंग, जिन्होंने राजा का समर्थन किया, और जो राउंड हेड वो लोग थे दे सपोर्टेड द पार्लियामेंट, जिन्होंने संसद का समर्थन किया। तो 3 प्रकार की पोइट्री लिखी गई, ये भी ध्यान में रखना। कौन सी पोइट्री? नंबर 1 पोइट्री प्यूरिटन, नंबर 2 मेटाफिजिकल, नंबर 3 कैवेलियन। सरमन्स उपदेश, पैम्पलेट पुस्तिकाएं, ध्यान से शब्द देखना, CERMON, सरमन्स, उपदेश, प्रीसेज, पैम्पलेट्स पुस्तिकाएं, मैगजाइन्स, हिस्ट्री इतिहास, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र आर रिटन इन प्रोज। ये थोड़ी सी ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ यानी इसमें थोड़ा सा यहाँ पोइट्री को इतना तवज्जो नहीं दिया गया, प्रोज को ज़्यादा तवज्जो दिया गया। प्रोज का मतलब समझ रहे हो ना, प्रोज का मतलब गद्य भाग, जिसमें स्टोरी, जिसमें कहानियाँ, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का उपन्यास। और पोइट्री का मतलब पद्य भाग, पद्य भाग में जिसमें कविता शामिल हो, जिसमें नाटक हो। तो ये कह रहे हैं कि जो उपदेश थे, जो पुस्तिकाएं थी, जो इतिहास था, जो दर्शन शास्त्र था, वो जो पूरा का पूरा लिखा गया दैट वाज रिटन इन प्रोज, वो गद्य भाग में लिखा गया, पद्य भाग में नहीं लिखा गया। नेक्स्ट वीडियो में आई विल आल्सो टेक ऑनलाइन क्लास ऑफ द कॉमनवेल्थ की जो राष्ट्रमंडल था। तो अप टू नाउ आई हैव कंप्लीटेड कैरोलाइन एज कि what is the definition of the Caroline age, what is the effect of the Caroline age, what are the feature of the Caroline age, and who are the major poet of the Caroline age, or what is the literary features of the Caroline age. Thank you very much. Jai Hind.